हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और होली सभी ने आराम से मना ली होगी। अब हम पढ़ाई की बात करते हैं और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत बूंदी की बात करते हैं। तो सबसे पहले सभी का अभिवादन स्वीकार है। जी बिल्कुल, जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद। जी बिल्कुल, आज क्लास है। बिल्कुल आज क्लास ऐसा थोड़ी है नहीं होगी, है ना। 2-3 दिन की छुट्टियां होगी आपके। बिल्कुल सभी आप एक बार इस क्लास को शेयर कीजिए। उसके बाद में हम बूंदी जिला दर्शन की बात करते हैं। पहले प्रश्न की बात आज हम बूंदी जिला दर्शन के अंतर्गत करते हैं। बिल्कुल, है ना। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। सभी के कमेंट में देख पा रहा हूं और बीच में हम बात करते रहेंगे। आप सभी एक बार, जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और फिर हम आगे की बात करते हैं। बिल्कुल सभी को नमस्कार। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है, तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर जो चित्र लिया गया है वो दोनों तारागढ़ दुर्ग का लिया गया है। ये जो चित्र है ये तारागढ़ बूंदी का है और ये तारागढ़ जो है ये अजमेर वाला तारागढ़ है। अब यहाँ पर यदि हम इस तारागढ़ दुर्ग की बात करें तो चूंकि तारागढ़ दुर्ग जो है वो राजस्थान में 2 जगह है, तो इसके अंदर अजमेर और बूंदी दोनों सही होगा। तो ऑप्शन तो 4 नंबर सही हो जाएगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर इन दुर्गों के बारे में बात करें तो अजमेर दुर्ग जो है वो 1113 ईस्वी के आसपास अजय राज जी ने बसाया था। अजय पाल, अजय राज जी कह सकते हैं। तो इन्होंने अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। बाद में पृथ्वीराज सिसोदिया जो है, मेवाड़ के उड़ना राजकुमार जिन्हें जाना जाता है, वो अपनी पत्नी के नाम तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ कर देते हैं। उसके बाद अजमेर दुर्ग जो है वो तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। अब बूंदी की यदि हम बात करें तो 1354 के आसपास 2 शासकों का यहाँ पर नाम आता है जिन्होंने इसके निर्माण में सहयोग किया। पहला नाम आता है देवाहाड़ा और दूसरा नाम आता है बरसिंह हाड़ा। तो बेसिक बात है कि इनके समय में प्रारंभ हुआ काम और इन्होंने भी निर्माण कार्य करवाया। क्योंकि हम जानते हैं कि दुर्ग जैसी भी इतनी बड़ी इमारत जो है वो 1-2 दिन में नहीं बनाई जा सकती। तो उनका जो निर्माण काल है वो 1, 2 या 3 शासकों तक हो सकता है कि किसी शासक ने नींव ही रखी और उसके बाद आगे का काम नहीं कर पाए। हो सकता है उसके बाद उनकी जो आने वाली पीढ़ी है, उनके उत्तराधिकारी जो है वो उसका निर्माण पूर्ण करवाते हैं। बाद में समय समय पर जो शासक हैं वो उसका जीर्णोद्वार भी करवाते रहते हैं, पुनः निर्माण भी करवा रहते हैं। अपनी आवश्यकता के हिसाब से वहां पर महल वगैरह भी बनाते रहते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर होली सभी की बढ़िया रही, ठीक है ना। हमने यहीं पर मनाई, बाड़मेर में होली। आप सभी ने अपने गांव मनाई, बहुत अच्छा किया। बूंदी से प्रणाम आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल बूंदी से प्रणाम है। आज आपके जिले बूंदी की बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे तारागढ़ दुर्ग के बारे में। तारागढ़ दुर्ग जो है वो राजस्थान में 2 जगह है। सीधा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग कहां पर है, तो सीधा प्रश्न होगा अजमेर के अंदर तारागढ़ दुर्ग है। लेकिन यदि बूंदी भी वहां पर ऑप्शन में दे रखा है तो चूंकि तारे के आकार का होने के कारण बूंदी के दुर्ग को भी तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। तो यहां पर हमने बात की, अजय राज जी ने तारागढ़ अजमेर दुर्ग का निर्माण कराया, अजय मेरू के नाम से करवाया। बाद में इसका नाम तारागढ़ जो है वो पृथ्वीराज सिसोदिया कर देते हैं। 1354 ईस्वी की यदि हम बात करें तो 1342 ईस्वी के आसपास देवाहाड़ा जो है वो बूंदी में हाड़ा राजवंश की स्थापना करते हैं और उसके बाद में दुर्ग का वो निर्माण कार्य प्रारंभ करवाते हैं, जो बरसिंह के समय तक ये निर्माण कार्य पूरा होता है। तो यहाँ पर हमने बात की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, विश्व का प्राचीनतम शैल चित्र किस स्थान से मिला है। यदि शैल चित्र की बात करें तो इसका नाम क्या है, रॉक बर्ड राइडिंग इस पेंटिंग की यदि हम बात करें और नाम क्या आ रहा है, शैल चित्र की बात आ रही है। यहां पर क्या है, शैल चित्र है। शैल चित्र का मतलब क्या हो रहा है कि पत्थरों पर बनाए गए ये चित्र है। तो लाखेरी से यहाँ पर सीमेंट का कारखाना है, मियाँ गांव, नवलखा झील। तो इसमें जो गरदड़ा बूंदी है, बूंदी के अंदर जो गरदड़ा स्थान है वहां से बर्ड रॉक राइट पेंटिंग जो है, जिसे हम शैल चित्रों को कह सकते हैं, पत्थरों पर बने हुए जो चित्र है वो कहां के प्रसिद्ध है, वहां से प्राप्त हुए। सबसे प्राचीन यदि हम शैल चित्रों की बात करें, जो शिलाओं पर बनाए हुए चित्र थे। आजकल जो चित्रकला है वो फट चित्रण, कागज पर कई प्रकार की चित्रकला आजकल हो रही है, लेकिन उस समय जो चट्टान के ऊपर बनाए गए थे चित्र, उन्हें शैल चित्र कहा जाता है। और वो कहां से प्राप्त हुए हैं, गरदड़ा से प्राप्त हुए हैं, जो विश्व में प्राचीनतम शैल चित्रों में माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा स्थान बूंदी में नहीं है। तो यहां पर यदि हम बात करें छत्र महल की, नवलखा झील की, तो इसे नवल सागर भी कहते हैं।
नवलखा झील कह दो, नवल सागर कह दो, एक ही बात है। हुडेश्वर महादेव मंदिर ये भी यहां पर है, लेकिन इस सनगार चौरी की यदि हम बात करें तो ये कहां पर है? सनगार चौरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इसके निर्माण की यदि हम बात करें कि सनगार चौरी का निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण वेलका द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और यदि हम इसकी बात करें तो राणा कुंभा की पुत्री, राणा कुंभा की जो पुत्री थी, संगीतज्ञ पुत्री रमाबाई की बात करते हैं, है ना, वागीश्वरी की बात करते हैं, तो राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई की चौरी कह सकते हैं इसे। इसका नाम पड़ गया सनगार चौरी। आधुनिक भाषा में इसे ब्यूटी पार्लर कह सकते हैं हम। उस समय में एक तरीके से सनगार चौरी जो थी वहां पर इनको सजाया गया। और चौरी का मतलब आप सब जानते हैं कि शादी में जो मंडप बनाया जाता है उसे चौरी कहा जाता है। तो यहां पर यदि हम सनगार चौरी की बात करें तो सनगार चौरी जो है, इतिहासकार ये बात कहते हैं कि राणा कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई, उसका विवाह यहां पर हुआ था। इस वजह से ये क्या है, एक सनगार चौरी है। सनगार चौकी अलग है, सनगार चौरी अलग है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो यदि शिलालेखों की बात करें, वहां पर प्राप्त शिलालेखों की बात करें तो क्या बताया जा रहा है इसे? जैन मंदिर। और जैन मंदिर किससे संबंधित है? शिलालेखों की यदि हम बात करें, शिलालेखों के अनुसार, तो यदि हम शिलालेखों के अनुसार बात करें तो इस सनगार चौरी को मूल रूप से बताया गया है कि ये एक जैन मंदिर है। लेकिन यदि हम उसकी बनावट की बात करें, इतिहासकारों की बात करें, तो इतिहासकार ये कहते हैं कि राणा कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई, वागीश्वरी जिसे कहा जाता था, संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान था उन्हें, तो उनकी क्या है, ये शादी के समय जो बनाई गई थी वो सनगार चौरी है। बिल्कुल रमाबाई आंसर आ रहा है, अशोक जी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। तो निम्न में से कौन सा स्थान बूंदी में नहीं है? यहाँ पर सनगार चौरी जो है वो बूंदी में नहीं है। और जो भाई कोर्स के लिए कमेंट कर रहे हैं, आप एक बार ऐप पर जाइए और ऐप पर आप चेक कीजिए, टेक्निकल टीम इनको जवाब देवे। जो भी आपको कोर्स लेना है वो सारे ऐप के ऊपर है, आप वहां पर उसका शुल्क वगैरह देख सकते हैं। बिल्कुल ये आपके कमेंट शो हो गया है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाड़ा वंश की स्थापना किसने की थी? तो यहां पर यदि हम बात करें, जेता जो थे ये कौन थे? बूंदा मीणा के पुत्र, ये थे बूंदा मीणा के पुत्र। इनको पराजित करके देवा हाड़ा या देवा चौहान ने क्या की? स्थापना की। और कब की? 1342 ईस्वी की यदि हम बात करें तो उस समय देवा हाड़ा ने जेता को मारकर, जेता को पराजित करके, और जेता कौन थे? बूंदा मीणा के पुत्र थे। इनको पराजित करके बूंदी पर अधिकार कर लिया, हाड़ौती पर अधिकार कर लिया और यहां पर एक नए वंश की स्थापना कर दी, चौहान राजवंश। और यहां के जो शासक थे, हाड़ौती क्षेत्र होने के कारण यहां के शासक हाड़ा चौहान कहलाए। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं देवा चौहान की, यहां पर हम बात कर रहे हैं, इन्होंने स्थापना की थी 1342 के आसपास। इन्होंने जेता को पराजित किया था। जेता कौन थे? बूंदा मीणा, जिनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम बूंदी पड़ा, उनके पुत्र को पराजित करके इन्होंने यहां पर स्थापना कर दी। तो स्थापना कब हो जाएगी? 1342 ईस्वी। और अभी हम बात कर रहे थे कि 1354 ईस्वी के आसपास इन्होंने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। तो यहां पर ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से बूंदी में स्थित नहीं है। यहां पर बूंदी में स्थित नहीं है। जैत सागर बिल्कुल है, इसके किनारे सुख महल स्थित है। इसके किनारे सुख महल स्थित है, बिल्कुल। केसर बाग है, चंबल उद्यान, 84 खंभों की छतरी। तो ये जो चंबल उद्यान है ये कहां पर है? चंबल उद्यान तो कोटा के अंदर है। तो यहां पर जो बूंदी से संबंधित तथ्य नहीं है उसमें चंबल उद्यान शामिल हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने सभी का कमेंट देख लिया है जी। बिल्कुल देवाजी गुज्जर आपका नाम आया है जी, बिल्कुल, है ना। तो यहां पर ये देवाजी गुज्जर नहीं है, देवाजी चौहान है यहां पर। नेक्स्ट बात करें, बूंदी के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो यहां पर यदि हम बात करें हाड़ा चौहान देवा, तो ये तो क्या है? संस्थापक है। और किस वंश के हैं? हाड़ा चौहान वंश।
हाड़ा चौहान वंश के संस्थापक की बात करें तो हाड़ा चौहान के संस्थापक कौन है? देवा चौहान है। 1342 ईस्वी के आसपास ये स्थापना करते हैं। इसके बाद में यदि हम सुरजन हाड़ा की बात करें, उमेश सिंह जी की बात करें, अनिरुद्ध सिंह जी की बात करें तो अनिरुद्ध सिंह जी के समय तो यहाँ पर एक बहुत ही भव्य बावड़ी का निर्माण हुआ था जिसे रानी जी की बावड़ी कहा जाता है। इनकी पत्नी नाथावत जी द्वारा बनाई गई थी। उमेश सिंह जी की बात करें, इन्होंने चित्रशाला का निर्माण करवाया था। और यदि हम सुरजन हाड़ा की बात करें तो सुरजन हाड़ा के खिलाफ एक अभियान हुआ था 1569 ईस्वी में, और वो अभियान था रणथंभौर अभियान। रणथंभौर अभियान था। और ये अभियान करने वाले व्यक्ति कौन थे? स्वयं भारमल के साथ कौन आए थे? मान सिंह जी आए थे। तो ये मान सिंह जी का प्रथम सैन्य अभियान था, लेकिन स्वतंत्र सैन्य अभियान नहीं था। प्रथम स्वतंत्र सैन्य अभियान जो है वो हल्दी घाटी के रूप में उनको जिम्मेदारी अकबर के द्वारा दी जाती है। तो यहां पर यदि हम बात करें बूंदी के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो सुरजन हाड़ा ने अधीनता स्वीकार की। 1569 के अंदर जब सुरजन हाड़ा का रणथंभौर पर अधिकार था और यहां पर आक्रमण किया अकबर के द्वारा, और यहां पर आक्रमण करने के बाद इनको संधि के लिए विवश किया गया था। और उसके बाद में हम जानते हैं कि 1570 में नागौर दरबार में विधिवत अधीनता स्वीकार की। तो यदि हम यहां पर विधिवत अधीनता स्वीकार करने की बात करते तो 1570 के नागौर दरबार में उपस्थित हुए सुरजन हाड़ा जी, और उन्होंने हाड़ौती प्रदेश को अपनी तरफ से अकबर को कहा कि भाई ये आपकी अधीनता हम स्वीकार कर रहे हैं। और 1569 में जो इनका अकबर का रणथंभौर अभियान हुआ था, उस समय रणथंभौर जो था वो सुरजन जी हाड़ा के अधीन में था। तो उस समय इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, संधि होती है, और उसके तहत ये अधीनता स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर सुरजन जी हाड़ा जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, केशवराय पाटन का प्राचीन नाम क्या है? तो केशवराय पाटन जो है बहुत सारे यहाँ पर मंदिर स्थित है, मंदिरों के लिए केशवराय पाटन जाना जाता है। केशवराय पाटन यहाँ पर सहकारी शुगर मिल की जो स्थापना होती है उसके लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें जांगल प्रदेश की बात करें तो बीकानेर रियासत या बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र है वो जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। वल देश की यदि हम बात करें तो जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र वल क्षेत्र या मांड क्षेत्र कहलाता था। अब अर्बुद प्रदेश की यदि हम बात करें तो माउंट आबू के आसपास जो अर्बुदाचल क्षेत्र है वो अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और आरंभ पट्ट की यदि हम बात करें तो आरंभ पट्ट के दो या पाटन के दो, ये क्षेत्र जो है किसका प्राचीन नाम है? केशवराय पाटन का। आगे हम बात करेंगे इसके संबंध में, यहाँ पर शुगर मिल की स्थापना कब की, बूंदी का इतिहास किस ग्रंथ में वर्णित है। तो अभी यहाँ पर यदि हम बात करें बूंदी के इतिहास की तो बूंदी का इतिहास लिखने वाले व्यक्ति हैं सूर्यमल मिश्र जी। राम सिंह जी के दरबारी कवि थे और उनके समय में वंश भास्कर अधूरा रह गया था, उसके बाद में मुरारी दान जी ने उसको पूरा किया था। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो सही है। यदि हम पृथ्वीराज रासो की यदि हम बात करें तो इसकी रचना की थी चंद्र बरदाई ने इसकी रचना की थी। इसका संबंध किससे है? चौहान वंश से इसका संबंध है। वीर विनोद की यदि हम बात करें तो इसमें किसका इतिहास लिखा हुआ है? मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। लिखने वाले कौन है? श्यामल दास जी इसको लिखने वाले हैं, कवि राजा श्यामल दास। पृथ्वीराज विजय की यदि हम बात करें तो जयानक ने इसकी रचना की थी। इसमें भी कौन सा वंश है? चौहान वंश का इसमें भी इतिहास लिखा हुआ है। इसमें इतिहास लिखा हुआ है पृथ्वीराज के जन्म से लेकर तराइन के प्रथम युद्ध तक इसका वर्णन इसमें, तराइन के दूसरे युद्ध का वर्णन इसमें नहीं है। लेकिन ये एक प्रकार से पृथ्वीराज जी से संबंधित जो है एक ऑथेंटिक स्रोत जो है, इसे कहीं ना कहीं कपोल कल्पना मानी जाती है, लेकिन ये एक ऑथेंटिक स्रोत है। इसमें तराइन के दूसरे युद्ध का वर्णन नहीं है। और वंश भास्कर की यदि हम बात करें तो इसमें बूंदी राज्य का इतिहास लिखा हुआ है। लिखने वाले हैं सूर्यमल, जिन्हें राज्य कवि भी कहा जाता है, सूर्यमल मिश्र। और इसके बाद में कौन करते हैं इसे पूरा? मुरारी दान। मुरारी दान जो है वो इसको पूरा करते हैं, अधूरे काम को पूर्ण करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात, भीमलत जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? बिल्कुल, तो यहाँ पर सूर्यमल जी मिश्रण के द्वारा बिल्कुल बात हो गई है। सभी को नमस्कार जी। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न है भीमलत जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ? तो यदि हम चंबल नदी पर बने जलप्रपात की बात करें तो उसका नाम क्या है? चूलिया जलप्रपात। चूलिया
जलप्रपात कह दो या झरना कह दो, एक ही बात है। 18 मीटर इसकी हाइट है और सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है राजस्थान के अंदर। यदि हम 81 मीटर की बात करें, 18 एक पीछे लिखने के ऊपर बाद 81 हो जाएगा, वो जाखम बांध की ऊंचाई है। यहां पर यदि हम बात करें मांगली नदी, तो ये बूंदी में है और इस पर ही ये भीमरथ जलप्रपात है, राज्य का तीसरा ऊंचा जलप्रपात है। जाखम नदी पर यदि हम जलप्रपात की बात करें तो लव कुश जो जलप्रपात है सीता माता अभ्यारण्य क्षेत्र में, वो जाखम नदी पर माने जाते हैं। मेनाल की यदि हम बात करें तो मेनाल स्थान चित्तौड़गढ़ में है और मेनाल झरना जो है वो भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। तो यहां पर मांगली नदी के ऊपर कौन सा हो जाएगा, भीमरथ जलप्रपात हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बूंदी चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। तो यहां पर बूंदी चित्रकला जो है वो अपने आप में एक अलग ही अपना स्थान रखती है। चटकीले रंगों का यहां पर प्रयोग किया गया है और यहां पर यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो है पशु पक्षियों के जो चित्र हैं वो इसी शैली में देखने को मिलते हैं। अब इस चित्रकला शैली से संबंधित यदि हम बात करें, स्वर्ण काल की बात करें तो स्वर्ण काल जो है वो उमेद सिंह जी का समय माना जाएगा। इन्होंने चित्रशाला का निर्माण करवाया। चित्रशाला जो है बूंदी में स्थित चित्रशाला जो है 1683 से के आसपास इन्होंने निर्माण करवाया था, जो प्रसिद्ध मानी जाती है चित्रशाला, जो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यदि हम इस चित्रशाला की यदि बात करें तो ये चित्रशाला भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध, भित्ति चित्रों के लिए यदि हम बात करें तो ये चित्रशाला प्रसिद्ध है और इस चित्रशाला का निर्माण करवाने वाले थे उमेद सिंह जी, और उमेद सिंह जी का ही जो समय है वो बूंदी चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और इस चित्रकला की यदि हम बात करें तो पशु पक्षियों की चित्र शैली भी इसे कहा जाता है। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बूंदी के केशवराय पाटन में शक्कर का कारखाना कब स्थापित किया। तो यहां पर हम अभी बात कर रहे थे, केशवराय पाटन जो है वो अनेक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और वहां पर एक शक्कर या चीनी का कारखाना स्थापित है, तो उसकी बात यहां पर आ गई है। जी बिल्कुल, यहां पर बहुत सारे चित्र हैं वहां पर, है ना, शिकार करते हुए महिलाओं को दर्शाया गया है, बहुत सारे चित्र हैं वहां पर बूंदी चित्र शैली से संबंधित। तो यहां पर हम बात करें बूंदी के केशवराय पाटन में शक्कर का कारखाना कब स्थापित किया गया, तो यदि हम 1932 की यदि हम बात करें तो भोपाल सागर जो है चित्तौड़गढ़ जिले में, यहां पर स्थापित की गई निजी क्षेत्र की मिल थी, निजी मिल, और उसका नाम क्या था, तो इस मिल की यदि हम बात करें दे मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। तो यहां पर हम बात करें सन 1932 ईस्वी में भोपाल सागर के अंदर निजी क्षेत्र की मिल स्थापित की गई, जिसका नाम क्या था, द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। उसके बाद में हम 1937 की यदि हम बात करें तो गंगानगर शुगर मिल्स जो है वो इस समय स्थापित होती है और उसके बाद में 46 के आसपास उसमें प्रोडक्शन शुरू होता है। 1965 की यदि हम बात करें तो यहां पर केशवराय पाटन जो है वहां पर सहकारी क्षेत्र की मिल्स यहां पर स्थापित होती है। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर हो गया है, राजस्थान में 3 जो शुगर के कारखाने शक्कर की मिलें हैं उनका नाम यहां पर एग्जाम में आता है और यहां पर हमने तीनों के बारे में बात कर ली है कि कौन सा कहां पर स्थापित है, कब स्थापित किया गया और उसका नाम क्या है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि 1932 में जो स्थापित किया गया था भोपाल सागर में निजी क्षेत्र में था और उसका नाम था द मेवाड़ शुगर मिल्स। 1937 की यदि हम बात करें तो गंगानगर शुगर मिल्स उस समय स्थापित हुई थी। 1965 के अंदर सहकारी शुगर मिल जो है वो केशवराय पाटन के अंदर स्थापित होती है। बिल्कुल, तो यहां पर सभी के कमेंट में देख पा रहा हूं। जी बिल्कुल, अभी 84 खंभों की छतरी की भी हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल सवाई माधोपुर से सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहां स्थापित किया गया, तो यहां पर यदि हम बात करें तो मांगरोल जो है यहां पर सफेद सीमेंट बनाने का कारखाना है और ये कहां पर है, ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है।
चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है। यदि हम लाखेरी की बात करें तो 1915 के अंदर स्थापित, 1915 में यहां पर जो राजस्थान का सबसे पहला जो सीमेंट कारखाना है वो यहां पर स्थापित हुआ, और उसके बाद में 1917 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ। तो यहां पर यदि हम बात करें कि राजस्थान का जो पहला सीमेंट का कारखाना है वो कहां पर स्थापित किया गया, वो स्थापित किया गया था लाखेरी बूंदी में, 1915 में स्थापित किया गया। लेकिन उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? भाई फैक्ट्री एक दिन में नहीं बनती है, तो फैक्ट्री को बनने में 2 साल लग गए, और जैसे ही 2 साल लगे उसके बाद में इससे उत्पादन होने लग गया। और यहां पर किस कंपनी जो है उसने यहां पर स्थापित किया गया था, उस कंपनी का नाम था ACC। यहां पर ACC नाम आता है, ACC कंपनी ने यहां पर स्थापित किया था, और उसके बाद में 1917 में यहां पर उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। निम्बाड़ा की यदि हम बात करें तो यहां पर JK सीमेंट का कारखाना है, JK सीमेंट का यहां पर कारखाना है, और राज्य में उत्पादन क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा। भाई सबसे बड़े की जब बात की जाती है तो क्या बहुत बड़े क्षेत्र पे फैला हुआ है प्लांट, या उत्पादन क्षमता में ज्यादा है? तो राजस्थान में निम्बाड़ा में स्थित जो JK सीमेंट का कारखाना है वो उत्पादन क्षमता के हिसाब से राज्य में सबसे ज्यादा जो सीमेंट उत्पादित होती है वो कहां पर होती है? इस निम्बाड़ा वाले JK सीमेंट प्लांट से। उसके बाद यदि हम घोटन की बात करें तो ये कारखाना नागौर के अंदर है, और ये भी किससे संबंधित है? ये भी सफेद सीमेंट से संबंधित है। तो यहां पर चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन के अंदर सीमेंट के कारखाने हैं, लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं है कि प्रथम बार में स्थापित किया गया। तो यहां पर राज्य का प्रथम सीमेंट का कारखाना है लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया, मांगरोल में, घोटन में सफेद सीमेंट के कारखाने हैं। निम्बाड़ा के अंदर जो सीमेंट का कारखाना है वो राज्य में उत्पादन क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा कारखाना है। अब नेक्स्ट प्रश्न, भाषा दुगारी स्थल किस लोक देवता से संबंधित है? तेजाजी, गोगाजी, रामदेव जी या हड़बूजी? तो यदि हम हड़बूजी की बात करें तो बेंगटी गांव जो है वो इनसे संबंधित है, राव जोधा ने इनको प्रदान किया था। तो यहां पर हम यदि हड़बूजी से बात करें तो बेंगटी गांव जो है वो इनसे संबंधित है। रामदेव जी की यदि हम बात करें तो रामदेवरा स्थल जो है वो रामदेव जी से संबंधित है। इसके अलावा जो जोधपुर है वहां पर मसूरिया पहाड़ी पर भी इनका मंदिर है। गोगा जी की यदि हम बात करें तो 2 स्थल इनसे संबंधित हैं, ददरेवा व गोगा मेड़ी। और यदि हम तेजा जी की बात करें तो तेजा जी जो है इनका जन्म हुआ था खरनाल में, धोड़िया गोत्र के जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। तो जो तेजा जी हैं उनसे संबंध है भाषा दुगारी। तेजा जी का तीर्थ स्थल कहा जाता है भाषा दुगारी को, और भाषा दुगारी कहां पर है? बूंदी जिले में है। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, तेजा जी के तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध भाषा दुगारी का संबंध किस जिले से है? तो यहां पर यदि गोगा जी की ओल्डी की बात की जाए तो वो जालोर में हो जाएगी, और यहां पर पूछा जा रहा है भाषा दुगारी, तो भाषा दुगारी कहां पर है? भाषा दुगारी बूंदी जिले के अंदर है। तो यहां पर तेजा जी जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। बिल्कुल हाथ में तलवार ले रखी है तेजा जी ने, और ये छाया चित्र भी आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बूंदी में स्थित प्रसिद्ध छतरी कितने खंभों की है? तो यहां पर यदि हम 80 खंभों की बात करें तो 80 खंभों की छतरी कहां पर है? अलवर के अंदर है। मूसी महारानी की छतरी इसे कहते हैं। 84 खंभों की जो है वो कहां पर है? बूंदी में है। दा भाई देवा से संबंधित यह है, अनिरुद्ध सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर 84 खंभों की जो छतरी है वो कहां पर है? बूंदी में है। बिल्कुल आपके सामने चित्र बना हुआ है, 84 खंभे आप गिन सकते हो, है ना। आराम से इसको फुर्सत के टाइम पे दोबारा क्लास को देखना, उसमें आराम से खंभे गिन लेना इसके। यदि हम 32 खंभों की छतरी की बात करें तो रणथंभौर में ये छतरी पड़ती है। रणथंभौर में ये छतरी है। हमीर देव से इसका संबंध है। 8 खंभों की यदि हम बात करें तो केजड़ बांध पर है। किससे संबंध है इसका? महाराणा, है ना, वीर शिरोमणि मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप जी जो है
महाराणा प्रताप सिंह जी जो है उनसे इसका संबंध है। तो यहां पर हमने क्लियर किया कि 80 खंभों की जो छतरी है अलवर के अंदर है, मूसी महारानी की छतरी उसे कहा जाता है। 84 खंभों की जो छतरी है दा भाई देवा से संबंधित है, अनिरुद्ध सिंह जी के समय इसका निर्माण हुआ था। और यदि हम रणथंभौर में स्थित छतरी की बात करें तो 32 खंभों की यहां पर छतरी है। 8 खंभों की बात करें तो केजड़ बांध पर स्थित महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो 8 खंभों की है। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस भौगोलिक उपनाम का संबंध बूंदी से नहीं है? तो यहां पर दिए गए सारे जो भौगोलिक उपनाम है उसमें से बूंदी से किसका संबंध नहीं है? बिल्कुल। तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, बिल्कुल। 8 खंभों की महाराणा प्रताप से संबंधित है, बिल्कुल, है ना। कविता जी गुजर कह रहे हैं 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी, बिल्कुल ये बात भी सही है जी। 1683 के आसपास निर्माण, बिल्कुल वो तो करेक्ट बात है जी, बिल्कुल। तो यहां पर बिल्कुल पधारेंगे, है ना। BSR गुजर जी कह रहे हैं कि कभी रणथंभौर पधारो, बिल्कुल देखा हुआ है रणथंभौर, और भी कभी आएंगे आपसे जरूर मिलेंगे, बिल्कुल, है ना। सर के साथ आएंगे, प्रेम जी सर और मैं घूमने आएंगे रणथंभौर, बिल्कुल वहां पर देखेंगे। 9 लखा दरवाजे की भी आज बात करेंगे, उस दरवाजे को भी देखेंगे। त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर के भी दर्शन करेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पर चंबल का वरदान नहीं है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। चंबल का वरदान जो है वो कोटा से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। बाकी छोटी काशी, हाड़ौती की जन्मस्थली, बावड़ियों का शहर, है ना, छोटी काशी, बहुत सारे नाम हैं बूंदी के, बिल्कुल। तो यहाँ पर चंबल का वरदान कोटा अलग है, बिल्कुल सही बात है। नागौर से प्रणाम प्रणाम भाई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बूंदी उत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है? जनवरी माह की बात करें, नवंबर की बात करें, सितंबर की बात करें, तो नवंबर दिसंबर इन महीनों में तो जो सर्दी के समय फेस्टिवल होते हैं उनका आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जून महीने भी एक विशेष डेट है, 24 जून। 24 जून को किसका आयोजन होता है? बूंदी महोत्सव का आयोजन होता है। प्रसिद्ध बूंदी महोत्सव का आयोजन जून माह में होता है। 24 जून जो है इसकी एक परफेक्ट डेट फिक्स है। नेक्स्ट बात करें, बूंदी जिले में स्थित प्रसिद्ध महादेव जी का मंदिर है। यहाँ पर यदि हम बात करें परशुराम जी महादेव के मंदिर की यदि हम बात करें तो ये मंदिर पड़ेगा सादड़ी में, है ना। गुफा है ये, एक तरीके से मंदिर भी कह सकते हैं और गुफा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सादड़ी जो है वो किस जिले में है? पाली जिले में है। और यदि हम पर्टिकुलर इसकी बात करें तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के कुंभलगढ़ अभयारण्य क्षेत्र में है। कुंभलगढ़ अभयारण्य क्षेत्र, कई बार एग्जाम में इस प्रकार का भी आ जाता है कि परशुराम महादेव जी की जो गुफा है वो किस अभयारण्य क्षेत्र में है? तो कुंभलगढ़ अभयारण्य जो है बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, वहां पर है। इसके बाद में यदि हम बात करें हरणी महादेव, राजस्थान पुलिस के अंदर ये प्रश्न पूछा गया, हरणी महादेव का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो किस जिले में है? तो प्रॉपर भीलवाड़ा शहर के अंदर ही ये मंदिर है, यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करें मंगलेश्वर महादेव की यदि हम बात करें, राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया में स्थित जो प्रसिद्ध महादेव जी का मंदिर है उसे मंगलेश्वर महादेव कहा जाता है। और मातृकुंडिया को क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार, राजस्थान का हरिद्वार जो है वो मातृकुंडिया को कहा जाता है। तो यहाँ पर खटकड़ नामक एक स्थान है बूंदी में, वहां पर खटकड़ महादेव मंदिर जो है वो बूंदी में स्थित है। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या आंसर है? 4 नंबर आंसर आ रहा है जी, बिल्कुल। कजली तीज महोत्सव जो है बूंदी का प्रसिद्ध है, बिल्कुल क्लियर बात है। तो यहाँ पर खटकड़ महादेव जो है 4 नंबर ऑप्शन है आ रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी तैयारी आपकी, बिल्कुल। एक एक ऑप्शन को भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र बूंदी जिले में नहीं है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें मांगली नदी, काली सिंध, चंबल और घोड़ा पछाड़, तो यहां पर यदि हम काली सिंध की बात करें तो हम जानते हैं कि झालावाड़ में जो गागरोन दुर्ग है वो काली सिंध और आहू नदियों के किनारे है। तो झालावाड़ से ये फिर कहां बहती है? नोनेरा। तो नोनेरा कहां पर है? कोटा के अंदर है। और यहां पर नोनेरा में आके किसे मिल जाती है? चंबल में आकर मिल जाती है। तो इसका मतलब काली सिंध जो है वो बूंदी जिले में प्रवाहित नहीं होती है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है जी, बिल्कुल। काली सिंध जो है वो बूंदी जिले में प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ पर काली सिंध झालावाड़ से बहती हुई कोटा में नोनेरा नामक स्थान पर चंबल में आकर के मिल जाती है। कल हमने कोटा जिला दर्शन की जो क्लास हुई थी, इसे पिछली वाली क्लास, उसमें हमने बात की थी। नेक्स्ट बात करें, बूंदी जिले में स्थित प्रसिद्ध जल प्रपात है। तो यहाँ पर हम जल प्रपातों की बात कर चुके हैं, इसमें हमने नदियों से संबंधित लिया था। यहां पर वापस पुनः बात करते हैं। चूलिया जो जल प्रपात है वो चंबल नदी पर है। चंबल नदी में चूलिया जल प्रपात कहां पर है? भैंस रोड गढ़ के अंदर है। भैंस रोड
गढ़, 84 गढ़ जो है जहां से प्रवेश होता है चंबल नदी का, तो भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ कहां पर है? चित्तौड़ जिले के अंदर है, चित्तौड़गढ़। अभी यहां पर फोटो नहीं लिया, फोटो पहले हमने ले लिया था। मेनाल की यदि हम बात करें तो मेनाल जो जलप्रपात है वो मेनाल नदी के ऊपर है और किस जिले में है? भीलवाड़ा में है। बिल्कुल चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा की सीमा पर है। वाटरफॉल जो होता है वो भीलवाड़ा की सीमा में होता है। भीमलत की बात करें तो बूंदी जिले में स्थित है। प्रसिद्ध जलप्रपात है लवकुश जलप्रपात की यदि हम बात करें तो जाखम नदी पर है। सीता माता अभयारण्य क्षेत्र जो है यहां पर यह स्थित है। तो पर्टिकुलर यदि हम जिले की बात करें तो जिला कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़ जिला हो जाएगा। बाकी सीता माता अभयारण्य जो है वो चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी क्षेत्र और दरियावत प्रतापगढ़ का क्षेत्र पहले उदयपुर का हुआ करता था उसमें फैला हुआ है। बिल्कुल, तो यहाँ पर मेनाल झरना भीलवाड़ा में है। बिल्कुल, भीमलत कह दो या भीमतल भी कह सकते हो इसे, है ना। जैसे ये भीमलत है, इसे भीमतल भी कह सकते हो आप। भीमतल कह दो या भीमलत कह दो, एक ही बात है। तो ये कहां पर है? बूंदी के अंदर है। बिल्कुल सही बात है। तो ये मांगली नदी पर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का, है ना। बिल्कुल आपका प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं। घनश्याम जी कह रहे हैं मेरा प्रणाम स्वीकार करो। बिल्कुल आपका प्रणाम, सभी का प्रणाम स्वीकार किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बूंदी जिले का जिला शुभंकर क्या है? तो यहां पर यदि हम बात करें सुरखाब, उदबिलाव, मगरमच्छ और गागरोनी तोते। आपके सामने बूंदी जिले से संबंधित शुभंकर की हमें बात करनी है। बिल्कुल, तो यहां पर यदि हम शुभंकर की बात करें तो सुरखाब जो है वो बूंदी जिले का जिला शुभंकर है। उदबिलाव की बात करें तो कोटा का जिला शुभंकर है। मगरमच्छ की बात करें तो बारां जिले का शुभंकर है। गागरोनी तोते की बात करें तो झालावाड़ जिले का शुभंकर है। इसका मतलब हाड़ौती के जो चारों जिले हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उन सभी जिलों के शुभंकर की यहाँ पर हमने बात कर ली। तो यहाँ पर बूंदी जिले का जो शुभंकर है सुरखा पक्षी है। देखो कितना सुंदर पक्षी यहाँ पर है, सुरखा पक्षी। ये जो आपके सामने चित्र दिख रहा है ये सुरखा पक्षी का चित्र है। बिल्कुल, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस जिले की सीमा बूंदी जिले को स्पर्श नहीं करती है? तो यहाँ पर कोटा, भीलवाड़ा, झालावाड़, टोंक। तो यहाँ पर मैप के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम बूंदी जिले की सीमा बना लेते हैं, इससे किस किस की सीमा लगती है, किसकी नहीं लगती है। पहले जिले की यदि हम बात करें भीलवाड़ा, तो यहां पर यह जिला हो गया भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा की सीमा लगती है। दूसरा झालावाड़ की यदि हम बात करें तो झालावाड़ जिला ये रहा, इसका मतलब झालावाड़ की सीमा जो है वो नहीं लगती है। और नेक्स्ट जिला है टोंक, तो टोंक की सीमा भी बूंदी से बराबर लगती है। तो यहां पर झालावाड़ जिले की यदि हम बात करें तो झालावाड़ जिले की सीमा बूंदी के साथ नहीं लगती है। हाड़ौती प्रदेश का एक प्रमुख जिला है झालावाड़, लेकिन इसकी सीमा बूंदी के साथ नहीं लगती है। यहां पर टोंक की तो लग रही है ना, टोंक आंसर जो दे रहे हैं राकेश जी, तो आपकी तो टोंक की तो लग रही है सीमा यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? झालावाड़ सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बूंदी जिले में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी है। अब यहाँ पर प्रमुख बावड़ियों का नाम दे रखा है, उसमें बूंदी जिले में कौन सी बावड़ी है? जी बिल्कुल गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सुधार करें इसका, और एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें चांद बावड़ी की बात करें, रानी जी की बावड़ी की बात करें, पन्ना मीणा की बावड़ी की बात करें, तो यहाँ पर पन्ना मीणा की जो बावड़ी है वो आमेर जयपुर में है, प्रसिद्ध बावड़ी है। यहाँ पर रानी जी की बावड़ी की बात करें, रानी जी की बावड़ी जो है वो बूंदी में है। और चांद बावड़ी की यदि हम बात करें तो चांद बावड़ी आभानेरी में है। आभानेरी कहां पर है? आभानेरी दौसा में है। अब यहां पर हम बात करते हैं इस चांद बावड़ी की, तो यहां पर यदि हम अब यहां पर बात करते हैं रानी जी की बावड़ी की, तो रानी जी की जो बावड़ी है इसका निर्माण करवाया था नाथावत जी नाम की जो रानी थी उसने करवाया था। अनिरुद्ध सिंह जी के समय इसका निर्माण हुआ। और इसी रानी जी की बावड़ी की यदि हम बात करें तो इसे बावड़ियों का सिरमौर भी कहा जाता है। बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। बावड़ियों का इसे सिरमौर कहा जाता है। एक जो फैक्ट है इससे संबंधित है वो ये है, राज्य की सबसे
बड़ी बावड़ी, राज्य की सबसे बड़ी बावड़ी इसे कहा जाता है। बहुत भव्य बावड़ी है, बावड़ियों का सिरमौर इसे कहा जाता है। और इस फोटो के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कितनी तो ये गहरी है। बाकी चांद बावड़ी भी बहुत सारी है, जिसपे बहुत सारी सीढ़ियां हैं, बहुत सारी बड़ी चांद बावड़ी है। बिल्कुल रानी नाथावत जी जो थी उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी, सुंदर बावड़ी, बिल्कुल यहाँ पर लगभग सभी का आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वंश भास्कर की रचना किसने की थी? तो यहां पर वंश भास्कर की रचना किसने की, ये बात आपको बतानी है। बिल्कुल कमेंट कीजिए देखा आप सभी। बिल्कुल ज्योति जी का कमेंट आ रहा है कि एशिया की सबसे खूबसूरत बावड़ियों में इसको काउंट किया जाता है। बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खूबसूरत बावड़ी है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वंश भास्कर की जो रचना है वो किसने की थी? तो यहाँ पर यदि हम बात करें पृथ्वीराज जी जो राठौड़ हैं, इन्होंने किसकी रचना की थी? इन्होंने रचना की थी वेली कृष्ण रुक्मणी री की इन्होंने रचना की थी ना। और गागरोन दुर्ग में बैठ के की। कवि राजा श्यामल दास जी जो है इन्होंने वीर विनोद की रचना इन्होंने की थी, है ना। मेवाड़ का इतिहास उसमें लिखा हुआ है। मुरारी दान और सूर्यमल मिश्रण, देखो यहाँ पर क्या दो ऑप्शन दोनों आ गए, ये जानबूझकर मैंने दोनों ऑप्शन दिए हैं ताकि यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। यहाँ पर पूछा जा रहा है वंश भास्कर की रचना किसने की? तो वंश भास्कर की रचना सूर्यमल मिश्रण ने की, लेकिन इन्होंने क्या किया? अधूरे ग्रंथ को पूर्ण किया। तो यदि प्रश्न सीधा पूछ लिया जाए कि वंश भास्कर की रचना किसने की, क्या लिखा हुआ उसमें, किसका इतिहास लिखा हुआ, तो बूंदी राज्य का इतिहास लिखा हुआ है, रचना करने वाले हैं सूर्यमल मिश्रण जी। लेकिन प्रश्न यदि ऐसे पूछा जाए कि वंश भास्कर को पूर्ण करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वहां पर ऑप्शन जो है वो मुरारी दान जी सही हो जाएगा। इन्होंने अधूरे ग्रंथ को पूरा किया, जबकि प्रारंभ करके एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो लिखने का काम किसने किया था? सूर्यमल मिश्रण जी ने किया था। राजस्थान के राजकीय कवि माने जाते हैं, प्रसिद्ध बूंदी के कवि हैं जिन्होंने वंश भास्कर की रचना की। और राम सिंह जी के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। बिल्कुल यहाँ पर डाक टिकट 2 रुपए का जारी किया गया 1990। बिल्कुल यहाँ पर डाक टिकट भी यहाँ पर जारी किया गया इनके ऊपर। तो सूर्यमल मिश्रण जी जो है वो वंश भास्कर के रचयिता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात है, रेल वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? किशन लाल जी सोनी, राजेंद्र सिंह जी, मोतीलाल जी तेजावत या कैलाश जी सांकला। तो यहां पर यदि हम बात करें राजेंद्र सिंह से यदि हम बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? पानी वाले बाबा के नाम से इन्हें जाना जाता है। मोतीलाल जी तेजावत जो है इन्हें आदिवासियों का मसीहा इनको कहा जाता है। एक ही आंदोलन इन्होंने चलाया, मेवाड़ में भीलों में जन जागृति का काम इन्होंने किया। कैलाश जी सांकला जो है इन्हें टाइगर मैन कहा जाता है ना। द रिटर्न टाइगर ऑफ इन्होंने पुस्तक लिखी, टाइगर मैन कहा जाता है। बाघ संरक्षण में इनका बहुत अच्छा योगदान है। किशन लाल जी सोनी जो है इन्हें बूंदी में रेल लाने का श्रेय दिया जाता है। बूंदी में रेल लेकर ही आए थे, इस वजह से इनको रेल वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। तो किशन लाल जी सोनी जो है वो रेल वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जिनका संबंध बूंदी से है। एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से भी आ जाता है, रेल वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध किशन लाल जी सोनी का संबंध किससे है? तो वहां पर बूंदी से आपको देना है आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस झील जलाशय का संबंध बूंदी से नहीं है? अब यहां पर नवल सागर की बात करें तो इसे आप नौलखा झील भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट बात करें गैप सागर की, तो गैप सागर जो है वो डूंगरपुर जिले के अंदर है। तो यहां पर ये अलग ऑप्शन हो गया। बाकी जैत सागर इसके किनारे सुख महल बने हुए हैं। फूल सागर भी यहां पर प्रसिद्ध एक झील जलाशय है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में रखी गई सबसे प्रमुख तोप जो है वो कौन सी है? गजनीखा, किलकिला, गर्भ गुंजन या शंभू बाण? तो देख के बिल्कुल फटाफट कमेंट कीजिए आप। बिल्कुल किशन लाल जी सोनी की बात हो चुकी है। यहां पर दी गई 4 तोपें, चारों इंपोर्टेंट तोपें हैं, चारों प्रमुख तोपें हैं, है ना। एक प्रमुख जो बाण है वो जय बाण की भी बात कर लेते हैं। तो जय बाण कहां पर है? जय बाण तो जयगढ़ के अंदर है। और जयगढ़ कहां पर है? जयपुर के अंदर है
है ना। एशिया की सबसे बड़ी तोप जो है वो तो जय बाण मानी जाती है। यहां पर दिए गए ऑप्शन के अंदर जो प्रमुख तोपें हैं वो कौन सी तोप बूंदी में है, यहां पर बिल्कुल है ना। देव की लाडली कविता जी गुज्जर कह रहे हैं कि गर्भ गुंजन जो तोप है वो बूंदी में है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर इसके अलावा ये जो 4 प्रमुख तोपें हैं ना, किलकिला, गजनी खां, शंभू बाण, ये कहां पर है? जोधपुर दुर्ग में रखी हुई प्रमुख तोपें हैं। जोधपुर दुर्ग में रखी गई प्रमुख तोपें हैं कौन सी? शंभू बाण, किलकिला और गजनी। गर्भ गुंजन जो तोप है काफी भव्य तोप है, ये बिल्कुल देखो आप तोप देख सकते हो यहां पर। और ये कहां पर रखी हुई है? ये बिल्कुल बूंदी शहर का नजारा आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर बूंदी शहर का जो नजारा है, यहां पर मुंह किए हुए ये गर्भ गुंजन तोप है। बहुत ही, नाम ही क्या है, गर्भ गुंजन, बहुत ही जबरदस्त गूंज है इसकी जब भी चलाया जाता था। तो नेक्स्ट बात करते हैं, बूंदी नगर के प्रमुख दक्षिण द्वार का नाम क्या है? यहां पर यदि हम सूरज पोल की बात करें तो सूरज पोल नाम का एक दरवाजा रणथंभौर दुर्ग में भी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर भी जो पूर्वी दरवाजा है वो कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है सूरज पोल। तो यहां पर यदि हम बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पूर्वी दरवाजा, तो वहां पर एक सूरज पोल नाम का गांव भी है। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण हुआ था उस समय मुख्य दरवाजा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में यही था। इसके बाद यदि हम लोहिया दरवाजे की बात करें, ये वही लोहिया दरवाजा है जो अष्ट धातु किवाड़ से निर्मित है और ये कहां पर है? लोहागढ़ के अंदर है। लोहागढ़ कहां पर है? भरतपुर के अंदर है। तो भरतपुर में जो लोहागढ़ दुर्ग है, जवाहर सिंह जी है ना, जोर किस में था? जोर जवाहर सिंह जी में था। दिल्ली के वहां पर लाल किले से उतार के लाए और यहां पर भरतपुर दुर्ग में लगाए। 9 लखा दरवाजे की यदि हम बात करें तो रणथंभौर दुर्ग जो है, यहां पर 9 लखा जो है दरवाजा है। चौगान दरवाजे की यदि हम बात करें तो चौगान दरवाजा जो है बूंदी नगर का प्रमुख द्वार है जो दक्षिणी द्वार कहलाता है। बिल्कुल यहां पर एक क्लियर है ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से किसका उत्पादन जो है वो बूंदी जिले में सर्वाधिक होता है? तो राजस्थान में गन्ने का जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा बूंदी में होता है। यदि अफीम की बात करें हम तो चित्तौड़गढ़ के अंदर सबसे ज्यादा होता है, अभी सीजन चल रहा है अफीम का। कपास की यदि हम बात करें तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले, गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है वो कपास उत्पादन में अग्रणी जिले माने जाते हैं। ज्वार की यदि हम बात करें तो अजमेर जिला इसके उत्पादन में अग्रणी माना जाता है। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध बांध बूंदी में है? यहां पर बूंदी में स्थित प्रसिद्ध बांध की बात करनी है। जवाई बांध की यदि हम बात करें तो ये पाली के अंदर है। इसके बाद में हरिश्चंद्र सागर की बात करें कोटा के अंदर है। इसके बाद में गर्दड़ा बांध की यदि बात करें तो गर्दड़ा बांध बूंदी में है। 2010 के अंदर 2010 में टूटने के कारण चर्चा में आया। भाई वैसे तो गर्दड़ा बांध क्या, राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध बांध हैं जिनके नाम एग्जाम में एक एग्जामिनर की तरफ से यदि हम बात करें तो एग्जामिनर के मुंह पे रटे हुए रहते हैं, उनसे ही प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बिसलपुर बांध से पूछ लिया जाता है, कभी जवाई बांध से पूछ लिया जाता है, कभी इस तरीके से घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो गर्दड़ा बांध जो है 2010 के अंदर टूट गया था, इस कारण से ये चर्चा में आया था। और रामगढ़ बांध की यदि हम बात करें तो रामगढ़ बांध जो है वो जयपुर में है। इसका नाम कौन सा है? ये जमवा रामगढ़ है। जमवा रामगढ़ जो है वो बाणगंगा नदी के ऊपर बना हुआ। तो गर्दड़ा बांध जो है बूंदी में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य बूंदी में स्थित है? तो यहाँ पर यदि हम बस्सी अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पर बाघ विचरण करते हैं और ये चित्तौड़गढ़ में स्थित प्रसिद्ध अभ्यारण्य है ना। सर बच्चों को लग रहा होगा कि चित्तौड़गढ़ के बहुत सारे नाम आ रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा जो फेमस होता है एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हम उसके बारे में सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं। बिल्कुल गर्दड़ा बूंदी में है, बिल्कुल सही बात है। फुलवारी की नाल एग्जाम में पूछा गया है, वन रक्षक वनपाल 2016 में पूछा गया है, ये उदयपुर के अंदर है। और महाराणा प्रताप की संकटकालीन ये कर्मस्थली भी रह चुका है। संकट काल महाराणा प्रताप ने यहाँ पर अपना समय गुजारा था। सरिस्का अभ्यारण्य की यदि हम बात करें तो ये भी बाघ के लिए प्रसिद्ध है और ये कहां पर है? अलवर जिले में सरिस्का अभ्यारण्य है। कनक सागर अभ्यारण्य की बात करें तो ये कौन सा अभ्यारण्य है? पक्षी अभ्यारण्य है। पक्षी
अभयारण्य की यदि हम बात करें तो कौन सा है? कनक सागर है। और कहां पे है? बूंदी में है। ये आपके सामने झील दिख रही है कनक सागर, और इसके आसपास का जो क्षेत्र है कनक सागर पक्षी अभयारण्य के नाम से रिजर्व है। बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा दुर्ग बूंदी जिले में नहीं है? तो यहां पर बात करें, नैनवा का किला बिल्कुल बूंदी में है, हमीरगढ़ का किला, इंद्रगढ़ का किला और तारागढ़ का किला। तो अभी हम बात कर रहे थे तारागढ़ का किला जो है वो अजमेर के अंदर भी है और बूंदी के अंदर भी है। अजमेर प्लस बूंदी दोनों जगह है। यहां पर यदि हम बात करें, हमीरगढ़ का जो किला है सिसोदिया राजवंश से इसका संबंध है, और ये किला किस जिले में पड़ता है? ये भीलवाड़ा जिले में है। हमीरगढ़ जो है उसके आसपास कई क्षेत्र में सूती वस्त्र की जो मिलें हैं, कपड़े की मिलें हैं, ये स्थापित है। हमीरगढ़ चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा मार्ग में आता है, और यहाँ पर एक प्रसिद्ध दुर्ग है हमीरगढ़ का किला, सिसोदिया राजवंश से इनका संबंध है। बिल्कुल, तो बहुत ही भव्य दुर्ग है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी झील है वो बूंदी में स्थित है? यहाँ पर बूंदी में स्थित प्रमुख झील की बात करनी है। यदि आना सागर की बात करें तो आना सागर झील अजमेर के अंदर है। इधर उदय सागर झील की बात करें तो उदयपुर के अंदर है ना। इसमें आयड़ नदी गिरती है, बेड़स नदी निकलती है, बिल्कुल सही बात है। नवल सागर है, या इसे हम नौलखा भी कह सकते हैं। तो ये झील कहां पर है? बूंदी में है। और किशोर सागर की यदि हम बात करें तो किशोर सागर कहां है? कोटा में है। और यहां पर कल हम बात कर रहे थे कि जग मंदिर नाम के यहां पर क्या है? जल महल है, जल महल है। सिसोदिया रानी के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। तो जो नवल सागर या नौलखा झील जो है वो बूंदी में है। यहां पर बात करें, नेक्स्ट प्रश्न, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो यहां पर यदि हम बात करें 1931 के अंदर दो नाम याद रखने हैं आपको, जय और बी। जय का मतलब जयपुर और बी का मतलब बूंदी, है ना। हाड़ौती प्रजामंडल अलग है, यहाँ पर बूंदी प्रजामंडल की बात कर रहे हैं। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है? कांतिलाल जी को दिया जाता है ना। ये ना तो शांतिलाल है ना क्रांतिलाल है, ये तो कांतिलाल जी है यहाँ पर नाम। तो कांतिलाल जी जो है वो 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कर देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस संग्रहालय का संबंध जो है वो बूंदी से है? बिल्कुल, तो यहाँ पर सभी ने लगभग जो है ए आंसर दे दिया है। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की भी स्थापना हुई और बूंदी प्रजामंडल की भी हुई। बिल्कुल, नवल सागर जो है वो बूंदी में है। बिल्कुल, कमेंट सभी के मैं देख पा रहा हूं, बहुत फास्ट कमेंट चल रहे हैं जी। बिल्कुल, तो अभी यहां पर हम बात करें किस संग्रहालय का संबंध बूंदी से है? बांगड़ संग्रहालय की यदि हम बात करें तो बांगड़ संग्रहालय पाली जिले के अंदर आता है। फतेह प्रकाश संग्रहालय की यदि हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख ये संग्रहालय है, बहुत ही फेमस संग्रहालय है। 1911 में इसका निर्माण हुआ था, बाद में सरकार ने इसको संग्रहालय मतलब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। पगड़ी संग्रहालय की यदि हम बात करें तो पगड़ी संग्रहालय बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर स्थित है। तो इसका मतलब चित्रशाला संग्रहालय जो है, अभी हम बात कर रहे थे कि चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह जी ने करवाया था, और ये वही चित्रशाला संग्रहालय है जिसमें ये चित्र बना हुआ है। और इस चित्र में आप देख सकते हो पशु पक्षियों को सबसे ज्यादा महत्व दे रखा है यहाँ पर। तो पशु पक्षियों की चित्रशैली किसे कहेंगे? पशु पक्षियों की शैली या चित्रशैली हम बूंदी चित्रशैली को कहेंगे। बिल्कुल, चित्रशाला का नाम आते ही बूंदी ठोक देना, बिल्कुल सही बात है। छाबड़ा से लाई, बिल्कुल प्रणाम छाबड़ा से। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से कौन सा मंदिर केशोराय पाटन में नहीं है? अब यहां पर हम बात कर रहे थे कि ये जो केशोराय पाटन है ये मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध। तो यहाँ पर मंदिरों के लिए प्रसिद्ध बहुत सारे यहाँ पर भव्य मंदिर है। तो यहाँ पर हम बात करें खटकड़ महादेव का मंदिर, अंजनी माता का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर या भगवान श्री राम जी का मंदिर जो है, यहाँ पर हम बात करें तो भगवान श्री राम जी का मंदिर भी है। अब इसका मतलब जो महादेव जी का मंदिर है वो कहां पर है? महादेव जी का मंदिर खटकड़ के अंदर है। तो खटकड़ जो है वो केशोराय पाटन में नहीं है, ये एक अलग जगह है तो बूंदी जिले में ही, लेकिन ये केशोराय पाटन में नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित प्रमुख महल की बात करनी है। यहाँ पर जितने भी महल दे रखे हैं उसमें से ऐसा प्रमुख महल जो हर दुर्ग के अंदर कोई ना कोई प्रमुख महल होता है। तो यहाँ पर हम यदि महलों की बात करें तो उसमें यदि जूना महल की बात करें तो जूना महल कहां पर है?
डूंगरपुर जिले में है, जूनागढ़, दुर्ग, बीकानेर जिले में है। बादल महल की बात करें, प्रमुख महल जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, तो किस दुर्ग के अंदर है ये? कुंभलगढ़ दुर्ग में है ये। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? राजसमंद जिले के अंदर पड़ता है। प्रमुख राजस्थान के प्रमुख महलों में एक नाम है बादल महल। अनिरुद्ध सिंह जी के महल की बात करें, राव अनिरुद्ध सिंह जी यहाँ के एक प्रसिद्ध शासक रहे हैं, तो उनका महल यहाँ पर है, तारागढ़ दुर्ग के अंदर है। काफी भव्य महल है, आपके सामने इसका फोटो भी है। गोरा बादल महल की बात करें तो ये कहां पर है? चित्तौड़ दुर्ग में इनका महल है। और चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा हुआ था उसमें ये शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। रतन सिंह जी के जो ये प्रसिद्ध सेनापति थे। बिल्कुल, तो जितने भी साथी लाइव हैं, जितने साथी लेट जुड़े हैं, वो एक बार आप कमेंट कीजिए बिल्कुल, और आप एक बार इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ भी आपको शेयर करना है। जी बिल्कुल, तो मैं आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो बिल्कुल देख पा रहा हूं आज। जी बिल्कुल, मैंने कमेंट देख लिया, सभी के कमेंट मैंने देख लिया। तो हम कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। तारागढ़ दुर्ग की हम बात कर रहे थे, बूंदी में स्थित तारागढ़ दुर्ग की बात कर रहे थे, उसमें प्रसिद्ध महल की हम बात कर रहे थे। तो अनिरुद्ध सिंह जी का जो महल है वो कहां पर है? अनिरुद्ध सिंह जी का महल तो बूंदी में है, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस जिले का संबंध हाड़ौती से नहीं है? अब यहां पर देखो 4 जिले आ गए हैं, निम्न में से किस जिले का संबंध हाड़ौती प्रदेश से नहीं है? तो यहाँ पर हाड़ौती प्रदेश जो है काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, उसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है? कोटा, बारां, टोंक और झालावाड़। तो यदि हम टोंक जिले की बात करें तो संभाग कौन सा हो जाएगा? संभाग तो अजमेर हो जाएगा। और इसका संबंध जो है वो किससे नहीं है? हाड़ौती प्रदेश से इसका संबंध नहीं है। बाकी झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो है चारों जिलों का संबंध हाड़ौती क्षेत्र से है ना। मालवा के पठार का भाग है हाड़ौती का पठार। बिल्कुल सभी के कमेंट देख लिए हैं। टोंक जिला जो है लगभग सभी ने आंसर दे रखा है। बिल्कुल, नवाबों की नगरी टोंक से प्रणाम, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। कमेंट काफी फास्ट चला गया था, लेकिन मैंने आपका नाम नहीं देख पाया, लेकिन ये जरूर देख लिया कि आपने टोंक की धरती से प्रणाम किया है। बिल्कुल, तो टोंक की धरा से प्रणाम भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, बूंदी में स्थित चित्रशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यहाँ पर वापस वही बात आ गई, चित्रशाला जो है बूंदी की काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर चित्र लगे हुए हैं। ये जो चित्रशाला है ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। भित्ति चित्रों के लिए यदि हम बात करें तो कौन सी चित्रशाला प्रसिद्ध है? बूंदी की चित्रशाला प्रसिद्ध है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो राम सिंह जी के समय तो कौन थे? राम सिंह जी के समय दरबारी कवि थे सूर्यमल जी मिश्रण, जिन्होंने वंश भास्कर में बूंदी का इतिहास लिखा। अनिरुद्ध सिंह जी के समय बहुत सारे निर्माण कार्य हुए। उमेश सिंह जी जो थे, चित्रों का बहुत शौक था उमेश सिंह जी को, तो उमेश सिंह जी ने क्या कर दिया? चित्रशाला का निर्माण कर दिया। और यहाँ पर संग्रहालय है जिसमें बूंदी चित्र शैली की विभिन्न जो चित्र है वो यहाँ पर बने हुए हैं। और बूंदी चित्र शैली में सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया गया है? एग्जाम में कई बार एक प्रश्न रिपीट हुआ है, किस चित्र शैली में सबसे ज्यादा महत्व जो है वो पशु पक्षियों को दे रखा है, अर्थात उसका नाम भी क्या हो गया? पशु पक्षियों की शैली हो गया। तो वो कौन सी चित्र शैली है? बूंदी चित्र शैली है, जिसमें पशु पक्षियों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। उमेश सिंह जी की बात करें, चित्रशाला का निर्माण इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से असुमेलित को छांटिए। यहाँ पर बात हो रही है कौन सा ऐसा तथ्य है जो सुमेलित नहीं है? रक्त जी माता की यदि बात करें, सथुर, सीमेंट कारखाना, केशोराय पाटन, बूंदी महोत्सव 24 जून, अनारकली की बावड़ी है ना, अनारकली डिस्को चली, तो अनारकली की यदि बात करें, अनारकली कह दो, यहाँ पर भारमली कह दो, है ना। भारमली अलग थी, भारमली जो है इतिहास में 2 भारमलियां प्रसिद्ध हुई है। ये तो अनारकली है ना। जहांगीर की प्रेमिका का नाम था अनारकली, तो यहाँ पर अनारकली की बावड़ी की यहाँ पर बात करें तो कहां पर है? छत्रपुरा में ये बावड़ी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर छबड़ा से लाई बूंदी चित्र शैली, बिल्कुल अच्छी बात है। कमेंट कीजिए इस प्रश्न का आंसर आपके क्या होगा यहाँ पर, है ना। तब तक मैं आपको जहांगीर और अनारकली की आपको स्टोरी सुना देता हूँ। राजस्थान के अंदर एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें राजस्थान का अबुल
फजल कहा जाता है वो कौन है? मुणोत नैणसी। और वो एक बात कह के गए कि कभी भी घोड़े के पीछे और राजा के आगे नहीं चलना चाहिए। कभी भी राजा लात मार सकता है और घोड़ा भी कभी लात मार सकता है। तो जब जहांगीर जो है वो अपनी प्रेमिका अनारकली के साथ में कहां पर था? लाहौर में था। तो उसी समय अकबर जो है वो अबुल फजल को भेजते हैं कि जाइए आप उनको समझा के आइए। बिल्कुल, तो यहाँ पर उदयलाल जी गाडरी जो है, बिल्कुल क्या कमेंट आया, ठीक है। तो यहाँ लाखेरी बूंदी में भी है, बिल्कुल लाखेरी बूंदी से प्रणाम। बिल्कुल अनारकली की और जहांगीर की स्टोरी सुनिए यहाँ पर आप। तो अबुल फजल जो है उनको भेजा जाता है अकबर के द्वारा कि आप जाइए इनको समझाइए, नहीं तो मैं फिर खुसरो को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? उत्तराधिकारी घोषित कर रहा हूँ। यहाँ पर जो जहांगीर है वो बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा है कि उनको राजा बनाना चाहिए। तो अनारकली और उनको दोनों समझाने के लिए कौन जाते हैं? अबुल फजल जी जाते हैं। अबुल फजल के जाते ही अबुल फजल को जहांगीर एक ऐसी बात कहता है कि हे अबुल फजल, तू एक बहुत बड़ा इतिहासकार है, ऐसा करो कि आप हमारी और अनारकली की ऐसी प्रेम कहानी लिख दो जिसे दुनिया याद करे और मैं भी आपको याद करूं, है ना। टाटा नगरी से प्रणाम, रेड टोंक से प्रणाम आ रहा है, इसका मतलब है ना। हाँ, तो लाखेरी बूंदी से भी प्रणाम आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर अबुल फजल मना कर देता है कि भाई मैं तो आपके पिताजी की तरफ से आपको समझाने के लिए आया हूं, मैं आपकी प्रेम कहानी नहीं लिख सकता। तो उन्होंने कहा जहांगीर ने कि या तो आप हमारी प्रेम कहानी लिखिए या मरने के लिए तैयार हो जाइए। अबुल फजल को लगा कि भाई मजाक कर रहा है, मुझे क्यों मारेगा, मैंने क्या किया ऐसा। तो जब अबुल फजल जो है वो पुनः लौटते हैं अकबर से, वहां पर उनको समझाकर, समझने में तो आया नहीं उनको, जहांगीर को माने नहीं वो। तो जब वो पुनः लौटते थे, ऐसा कहा जाता है कि रास्ते में उनको मरवा दिया जाता है। और ऐसी घटना जो है वो मुणोत नैणसी के साथ होती है। तो यहां पर यदि हम बात करें, अनारकली की बावड़ी बिल्कुल छत्रपुरा में है। बूंदी महोत्सव जो है 24 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, फेमस है। सीमेंट कारखाना, देखो यहां पर गड़बड़ हो गया, सीमेंट कारखाना जो है वो कहां पर है? वो तो लाखेरी के अंदर है। कब स्थापित हुआ था? 1915 ईस्वी में स्थापित किया गया। उत्पादन कब से प्रारंभ हो गया? 1917 में उत्पादन प्रारंभ हो गया। अब यहाँ पर यदि हम केशवराय पाटन की बात करें तो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर, अभी हमने बात की थी। तो यहाँ पर 1965 ईस्वी के अंदर क्या स्थापित किया गया? चीनी शुगर मिल यहाँ पर स्थापित की गई, शक्कर का कारखाना यहाँ पर स्थापित किया गया। तो चीनी मिल की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, मिल्स जो है वो यहाँ पर स्थापित की गई। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है ये गड़बड़ ऑप्शन है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी रक्तन जी की माता की यदि हम बात करें, रक्तन जी जो माता है उनका संबंध किससे है? ये बंजारों की आराध्य देवी मानी जाती, बंजारों नहीं सॉरी कंजरों की मानी जाती है। कंजर जाति की यदि हम बात करें तो कंजरों की आराध्य देवी, तो कंजरों की आराध्य देवी किसे माना जाता है? रक्तन जी माता को माना जाता है। संतूर बूंदी के अंदर इनका मंदिर है। बिल्कुल सीमेंट कारखाना जो है लाखेरी के अंदर है। 1915 में स्थापित किया गया, 1917 में यहां से उत्पादन प्रारंभ हो गया। केशवराय पाटन की बात करें, 1965 में यहां पर चीनी मिल की स्थापना की गई। कौन से क्षेत्र में थी? तो सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। 3 क्षेत्र की 3 मिलें राजस्थान में है, उसमें मेवाड़ वाली निजी क्षेत्र की है, उसके बाद गंगानगर सहकारी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र की है, शुरू में निजी थी, उसके बाद में सरकार ने उसका अधिग्रहण कर लिया। और ये जो बूंदी वाली है ये सहकारी क्षेत्र में स्थापित हुई थी। सहकारी का मतलब एक सबके लिए, सब एक के लिए। बिल्कुल यहाँ पर लाखेरी जो है वो आंसर आ रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जी बिल्कुल चौथ माता है वो भी है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो बूंदी के अंदर स्थित संतूर में स्थित जो मंदिर है रक्तन जी माता जो है वो इनसे संबंध है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं। जितने भी साथी लाइव लेट जुड़े हैं, एक बार आप इस क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और बिल्कुल मजे मजे के साथ हम आगे बात कर रहे हैं। बिल्कुल चीन की नगरी से प्रणाम है, चीनी की नगरी से। अच्छा, मैंने देखा बाकी चीन से कौन देख रहा है? अच्छा, बिल्कुल अच्छी बात है, कविता अच्छी थी, बिल्कुल सही। कविता नहीं, वो तो कहानी थी। बिल्कुल यहाँ सुनाते रहेंगे आपको बीच बीच में। वर्दी चंद जी अहीर कह रहे हैं कि बिल्कुल जी चित्तौड़गढ़ से आपका प्रणाम भी स्वीकार है, बस्सी से भी प्रणाम है। बिल्कुल उदयलाल जी जटिया कह रहे हैं कि बस्सी से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम भाई सभी को। छतरपुर कहां पर है? तो यहाँ पर ये छतरपुर कहां है? तो हम किस जिले की बात करें? बूंदी की बात करें तो सारे फैक्ट किससे हो गए? बूंदी से संबंधित हो गए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बारीक बंदेज के कार्य के लिए हाड़ौती का कौन सा जिला प्रसिद्ध नहीं है? अब देखो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसके आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का वेट
कर रहा हूं। तो यहां पर हाड़ौती की बात की जा रही है। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जो है, चारों जिले जो है वो हाड़ौती क्षेत्र में है। बिल्कुल सही बात है ना। क्लास के बाद में आपको पीडीएफ कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो सभी साथी आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। बिल्कुल गंगानगर से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम, बीकानेर से प्रणाम, डूंगरपुर से प्रणाम, सभी को प्रणाम, बिल्कुल है ना। भादरा से प्रणाम, बिल्कुल मैंने सभी के कमेंट देख लिए हैं। जयपुर से प्रणाम, आपको भी प्रणाम। एक बार आप इस क्लास को शेयर कीजिए। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि बंदेज का जो कार्य है राजस्थान में बहुत सारी जगहों का प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं कि हाड़ौती का जो बंदेज कार्य प्रसिद्ध है, कौन कौन से जिले में किया जाता है? 3 जिले ऐसे हैं जिनमें यह कार्य किया जाता है। चौथे जिले का यह प्रसिद्ध नहीं है, झालावाड़ नहीं है। बिल्कुल यहां पर कविता जी गुज्जर कह रहे हैं झालावाड़ नहीं है, तो इसका मतलब कोटा सही है, बूंदी सही है, बारां सही है। अब आपको यहां पर समझने की जरूरत है बंदेज क्या होता है। तो बंदेज का मतलब यह होता है कि कपड़ा जो है उसको कई रूपों में फोल्ड कर लिया जाता है, उसके किनारों को रंग से रंग दिया जाता है, उसको पकड़ के खींच लिया जाता है, उसके बाद जब उसको फैलाया जाता है तो इस प्रकार की उसमें बिंदियां बन जाती है। ये चुंदड़ भात की तरह आपको बंदेज लगता है। तो चुंदड़ कहां की प्रसिद्ध है? चुंदड़ जयपुर से मंगवाई, तो जयपुर की चुंदड़ प्रसिद्ध है। तो ये जो कार्य है ये क्या कहलाता है? बंदेज कार्य कहलाता है। बंदेज कार्य के लिए यदि हम बात करें, हाड़ौती में, कोटा में काम किया जाता है, बूंदी में ये काम धड़ेले से होता है, बारां में भी होता है, लेकिन झालावाड़ में नहीं होता है। तो झालावाड़ यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है वो बूंदी जिले में स्थित है? तो यहां पर यदि हम पुरातात्विक स्थलों की बात करें, राजस्थान में स्थित सभ्यता स्थलों की बात करें, तो राजस्थान में बहुत सारी जगह सभ्यता स्थल है। बिल्कुल बाड़मेर की धरा से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम। मेवाड़ की धरा से देवेंद्र सिंह जी मीणा प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल सभी को प्रणाम। गुलाब बाग कहां है? देखो ये कह रहे हैं गुलाब बाग कहां है? गुलाब बाग वो नहीं है जिसके अंदर गुलाब के फूल हो, है ना। तो गुलाब बाग कहां पर है? गुलाब बाग उदयपुर में है। सज्जन निवास उद्यान भी उसे कहा जाता है। बिल्कुल है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, गलत वलत कुछ नहीं हुए हैं जी। बिल्कुल आंसर दे दिया मैंने, है ना। गुलाब बाग कहां पर है? तो गुलाब बाग आपने देखा होगा, राजस्थान में बहुत सारा फेमस है। अभी आप ये पहुंचोगे सर राजस्थान में लव गार्डन कहां है, तो वहां पर प्यार प्रेम के प्रसंग नहीं होते हैं। लव गार्डन जो है, लव उद्यान जो है वो भीलवाड़ा में है। बिल्कुल धौलपुर से प्रणाम भाई, सभी को प्रणाम, है ना। छबड़ा से लाइव, बिल्कुल रघुवीर सिंह जी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पुनः प्रश्न पर आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल बूंदी जिले में स्थित है? यहां पर सिलोला की बात करें, बरौर की बात करें, गिलोंड की बात करें, सुनारी की बात करें, तो जो सुनारी है वो झुंझुनू जिले के अंदर है। गिलोंड की बात करें तो राजसमंद जिले के अंदर है गिलोंड। बरौर की बात करें तो श्री गंगानगर जिले के अंदर है बरौर। और सिलोला की बात करें तो सिलोला एक पुरातात्विक स्थल है। इसके अलावा भी और बहुत सारे, गरदड़ा की हम बात करें जहां पर प्राचीन रॉक पेंटिंग की बात कर रहे हैं, चट्टान के ऊपर बनाए गए शैल चित्रों की बात कर रहे हैं जी। बिल्कुल मारवाड़ की धरा से भी प्रणाम भाई, प्रतापगढ़ से भी प्रणाम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किसे गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता है? यहां पर मानस का मतलब होता है मन से मानी हुई, है ना। वास्तविक पुत्री का मतलब उनकी वास्तविक पुत्री, और मानस पुत्री का मतलब जैसे हम कहते हैं कि गांधी जी के 5वें पुत्र जो है वो जमनालाल जी बजाज हैं, इसका मतलब उनके सगे पुत्र जो हैं गांधी जी के वो 4 पुत्र हैं। हरियाणा से प्रणाम, क्या बात है, हरियाणा से भी क्लास देख रहे हैं क्या? बहुत अच्छी बात है, मुझे लगा राजस्थान से ही देख रहे हैं, है ना। बूंदी से प्रणाम, बाकी तो सबका प्रणाम आ गया है, लेकिन हरियाणा से जो प्रणाम आया है ना भाई साहब, दिल जीत लिया मेरा, है ना, दिल जीत लिया मेरा हरियाणा वाले ने। एक बार वापस कमेंट करना, हरियाणा से कौन है लाइव देखें। बिल्कुल मैं देखता हूं जी, बिल्कुल वन रक्षक का एग्जाम भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा से कौन है लाइव देखते हैं। सत्यभामा है, बिल्कुल प्रतापगढ़ की जौहर स्थली से प्रणाम, बिल्कुल सही बात है जी। बिल्कुल रावण का मंदिर, रावण की लुगाई बंडोदरी थी, बिल्कुल सही बात है। रावण जी की पत्नी का नाम क्या था, है ना। रावण जी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। और राम जी जब उनको मार देते हैं उसके बाद लक्ष्मण को कहते हैं जाके पैरों की तरफ जाके इनको देखो, बहुत ही विद्वान थे ये, और इनके लिए स्वयं नर नारायण को यहाँ पर धरती पर अवतार लेना पड़ा। कुचामन सिटी से प्रणाम, बाड़मेर की धरती से भी प्रणाम, बोरा नाडा से प्रणाम, बिल्कुल सही बात, भीलवाड़ा से प्रणाम, लगभग पूरे राजस्थान से प्रणाम आ रहा है। हरियाणा से आ गया, इसका मतलब पूरा भारत से प्रणाम आ रहा है। बिल्कुल दिल्ली से भी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हरियाणा से राकेश जी गुज्जर कह रहे हैं हरियाणा से हूं, दिल्ली से भी लाइव चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
तो गांधी जी की जो मानस पुत्री है वो किसे कहा जाएगा? अरुणा राय को, सत्यभामा को, मांगी बाई को या गौरी बाई को। जो सत्यभामा जो है वो बूंदी की निवासी है, उन्हें गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता है। ये मांगी बाई जो है या तो इन्हें आप मांड गायिका मान लो या आप इन्हें मांड गायिका मानोगे तो उदयपुर से इनका संबंध हो जाएगा। तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है मांगी बाई, इनका संबंध कहां से है? पादरला गांव से इनका संबंध है। यहां पर क्या था? इनका ससुराल था। तो पादरला में क्या है? ससुराल। और जन्म जो है वो कहां पर हुआ था? जन्म हुआ था बानीना गांव में, बानीना गांव। और बानीना गांव कहां पर है? बानीना गांव में जन्म हुआ था। और बानीना गांव किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में है बानीना। और मांगी बाई का संबंध किससे है? मांगी बाई का संबंध तो तेरह ताली नृत्य से है ना। तेरह ताली नृत्य बाबा रामदेव जी के मेले का विशेष आकर्षण है। सत्यभामा को गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता है। अरुणा रॉय की यदि हम बात करें तो तिलोनिया अजमेर से इनका संबंध है। और सूचना का अधिकार अधिनियम जो है उसको लागू करवाने में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा। गौरी बाई की यदि हम बात करें तो गौरी बाई मतलब मीराबाई, मीराबाई। और मीराबाई कहां की? वागड़ की मीराबाई। तो वागड़ की मीराबाई किसे कहा जाता है? गौरी देवी को कहा जाता है। तो सत्यभामा जो है गांधी जी की मानस पुत्री यहां पर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, पशु पक्षियों के चित्रों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है? तो यहां पर यदि हम किशनगढ़ चित्र शैली की यदि बात करें तो बणी ठणी है ना, बण ठण के चाली। तो बणी ठणी जो थी 16 श्रृंगार करके 40, वजह से नाम क्या हो गया? बणी ठणी। बहुत ही सुंदर थी और उसका नाम क्या था? बणी ठणी। सावन सिंह जी की प्रेमिका थी है ना, नागरी दास लिख लेते हैं यहां पर, नागरी दास जी की प्रेमिका थी। और यही नागरी दास जी जो है मूल नाम क्या था इनका? सावंत का, सावंत सिंह जी, सावंत सिंह जी इनका मूल नाम है। बणी ठणी जो है वो इनकी प्रेमिका थी। और चित्र किसने बनाया? किसने बनाया ये चित्र? तो किसने बनाया? तो निहाल चंद जी ने बनाया। मूल नाम है ना मोर ध्वज निहाल चंद। क्या कहा जाता है इसे? मोनालिसा कहा जाता है, मोनालिसा। तो ये भारत की मोनालिसा हो गई। मोनालिसा कहां की? भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? किशनगढ़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र बणी ठणी। और बनाने वाले थे निहाल चंद जी। मोर ध्वज निहाल चंद को सावन सिंह जी ने कहा गया ऐसा चित्र बना दे मेरी प्रेमिका बणी ठणी का, इतिहास में अमर हो जाए। चावंड शैली की यदि हम बात करें तो चावंड शैली जो है महाराणा प्रताप के समय में इसका उद्भव होता है, अमर सिंह जी के समय इसका विकास होता है। और उसके बाद में पुनः चित्तौड़ राजधानी बन जाता है। उसके बाद में उदयपुर चित्र शैली का विकास, बूंदी चित्र शैली की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। पशु पक्षियों को महत्व सबसे ज्यादा किसने दिया? बूंदी चित्र शैली ने दिया। और यहाँ पर जैसलमेरी चित्र शैली की यहाँ पर बात करें तो एक ही नाम काफी है, मूमल। तो यहाँ पर इस चित्र शैली जो है जैसलमेर की उसका प्रसिद्ध चित्र है मूमल है ना। अभी हाल ही में दप्पू खा जी का निधन हो गया। मूमल जो है वो उनके द्वारा गाया गया एक प्रसिद्ध गीत का, बहुत ही प्रसिद्ध रहा, बहुत ट्रेंडिंग में है। हाल ही में जो एग्जाम होंगे करंट अफेयर से संबंधित, उनसे संबंधित बिल्कुल एग्जाम में प्रश्न बनेगा। दप्पू खा का संबंध किससे है? तो मूमल जो गीत है, लोकगीत बिल्कुल है ना, लोदरवा की मूमल, तो वो प्रसिद्ध उन्होंने किया था। बिल्कुल राजसमंद से प्रणाम, बहुत अच्छी बात है। मोनालिसा क्या खाती थी है ना? एप्पल खाती थी, उसके साथ में नारियल का पानी पीती थी, इसलिए ज्यादा गोरी थी। तो यहाँ पर बूंदी की यदि हम बात करें तो बूंदी जो है वो पशु पक्षियों से संबंधित चित्र शैली है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कौन सी प्रसिद्ध दरगाह बूंदी में है? देखो यहाँ पर प्रसिद्ध दरगाहों की यदि हम बात करें तो मेन जो दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज की या मोइनुद्दीन जी चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में है। जो पृथ्वीराज जी चौहान तृतीय की यदि हम बात करें तो उनके समय भारत आए थे, तो उनकी दरगाह तो एग्जाम में पूछी भी जाती है, हम उनको सभी जानते हैं लगभग। ऑस्ट्रेलिया से प्रणाम, ये तो भाई ज्यादा हो गया, ये तो ज्यादा हो गया। ऑस्ट्रेलिया से प्रणाम, सरवण जी जहांगीर जो है ये थोड़ा हद से ज्यादा हो गया। बाकी हरियाणा दिल्ली से प्रणाम आ रहा था, तब तो बात लग रही थी, लेकिन ये मामला गड़बड़ हो गया। बाकी बाड़मेर राजसमंद से प्रणाम आ रहा था, ये बिल्कुल सही बात है। कमल जी कह रहे हैं बाड़मेर से,
बिल्कुल यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। तो क्लास एक बार आप पुनः सभी अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार सभी थम्स अप करके बताइए एक बार कि क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। बिल्कुल के किंग राजस्थानी बाड़मेर से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम भाई, बाड़मेर से ही प्रणाम है ना, बाडाना की धरती है ना, राजस्थान का दुबई जिसे कहा जाता है, बिल्कुल वहीं से मैं आप सभी के बीच में लाइव हूं बिल्कुल यहाँ पर। तो बच्चे ने ज्यादा ही फेंक दी है, बिल्कुल सही, प्रकाश जी बिश्नोई कह रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा हो गया। हांगकांग से प्रणाम, ये देवाजी गुज्जर कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मजे ही कर रहे हो सभी, मजे मजे के साथ में तैयारी करते रहो। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सी प्रसिद्ध दरगाह जो है वो बूंदी में है। यदि हम बात करें संत फखरुद्दीन जी की दरगाह की, तो ये कहां पर है, गलियाकोट के अंदर ये दरगाह है। और गलियाकोट कहां पर है, डूंगरपुर जिले के अंदर है। तो गलियाकोट जो है वो डूंगरपुर में है। और यदि हम इस दरगाह की बात करें तो ये जो दरगाह है संत फखरुद्दीन जी की, गलियाकोट में दाऊदी बोहरा जो समुदाय है, दाऊदी बोहरा मुस्लिम जो समुदाय है उनका प्रमुख केंद्र है। तो ये दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय का प्रसिद्ध केंद्र। तो यहां पर यदि दाऊदा मुस्लिम समुदाय की यदि हम बात करें है ना, बोहरा समुदाय जो है उनका संबंध किससे है, गलियाकोट से संबंध है। डूंगरपुर जिले के अंदर गलियाकोट पड़ता है। संत फखरुद्दीन जी की दरगाह कहां पर है, वहां पर है। दीवाना शाह की दरगाह की यदि हम बात करें तो दीवाना शाह की दरगाह जो है कप्पासन के अंदर है, बहुत ही प्रसिद्ध दरगाह है। राजस्थान में दूसरी बड़ी दरगाह मानी जाती है, पहले ख्वाजा साहब की मानी जाती है अजमेर की, और दूसरी दीवाना शाह की मानी जाती है कप्पासन से सांवलिया जी के रोड पर ये बिल्कुल आती है। कप्पासन से बाहर निकलते ही शक्कर पीर बाबा की यदि हम बात करें तो नरहड़ के अंदर ये पड़ती है। नरहड़ कहां पर है, झुंझुनू जिले के अंदर है, नरहड़ झुंझुनू में है। और शक्कर पीर बाबा जो है ये कौमी एकता की मिसाल माने जाते हैं, इन्हें बांगड़ का धनी कहा जाता है। तो यहां पर हम बात करते हैं बांगड़ का धनी है ना। तो यहां पर वागड़ नहीं होगा ना, वागड़ और बांगड़ में थोड़ा सा ही अंतर है। यहां पर यदि हम ये इसको हटा दें और ये हटा दें तो वागड़ हो जाएगा। तो वागड़ तो राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है और ये क्षेत्र है बांगड़। तो यहां पर हम बांगड़ की बात कर रहे हैं। शक्कर पीर बाबा जिन्हें बांगड़ का धनी कहा जाता है, नरहड़ का पीर कहा जाता है, कौमी एकता की मिसाल है। सबसे बड़ी खासियत क्या है इस दरगाह की, तो यहां पर सबसे बड़ी खासियत यह है, बिल्कुल हाँ, राजस्थान की नंबर 1 कोचिंग क्लास है संकल्प, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है ना। थोते वादे से अच्छा है कि आपके सामने बिल्कुल लाइव हूं, प्रैक्टिकल बात हो रही है यहाँ पर जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल बात हो रही है, कंटेंट आपके सामने है और मैं भी आपके सामने बिल्कुल उपस्थित हूं। कैसा पढ़ा रहा हूं आप सभी के सामने, उसका अच्छा सा फीडबैक है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट जो है बहुत ही ऊर्जा देते हैं। डूंगरपुर से प्रणाम, बिल्कुल सभी को प्रणाम, ऐसे ही आप कमेंट करते रहे। प्रिंसी जी गुज्जर भरतपुर लिखा हुआ आ रहा है, आप कह रहे हो मैं नेपाल से हूँ, ये गड़बड़ हो गया। पाकिस्तान से भी आ रहा है, नहीं गड़बड़ है, मामला गलत है, अब ज्यादा हो गया भाई, पाकिस्तान से भी लाइव आ रहे हैं, अब ज्यादा हो गया। तो शक्कर पीर बाबा की जो दरगाह है वो कहां पर है, वो नरहड़ में है, नरहड़ झुंझुनू में है। कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ पर उर्स लगता है। सभी धर्मों के लोगों को अपनी पूजा पद्धति के अनुसार इनको सभी को यहाँ पर क्या है, अपने हिसाब से पूजा पद्धति के हिसाब से इनको प्रणाम करने की, यहाँ पर पूजा करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। मीर साहब की यहाँ पर दरगाह की बात करें तो मीर साहब की जो दरगाह है वो कहां पर है, मीर साहब की दरगाह बूंदी में है। यहाँ पर यदि आ जाता मीरान साहब की दरगाह है ना, तो मीरान साहब जो है वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर से संबंधित है। तो यहाँ पर तेजा जी की कर्मस्थली, बिल्कुल आगे चलेंगे, एक प्रश्न और रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मीरान साहब आ जाए तो अजमेर, और मीर साहब जो आगे है तो बूंदी की। नेक्स्ट प्रश्न है, जैत सागर झील तालाब के किनारे बने महल का नाम क्या है। तो यहाँ पर यदि बात करें रूठी रानी का महल, तो जो जयसमंद झील है, जयसमंद झील है उसके निकट पहाड़ी पर जयसमंद झील के
निकट पहाड़ी पर, है ना। ये रूठी रानी वो नहीं है, उमा दे रूठी रानी नहीं है, ये दूसरा रूठी रानी का महल है जो कहां पर है, जयसमंद झील के किनारे एक पहाड़ी पर है। यहां पर चित्रित हवा महल भी है। मान महलों की यदि हम बात करें तो मान महल कहां पर है, पुष्कर अजमेर में है। निर्माण किसने करवाया था, मान सिंह जी प्रथम ने करवाया था। आमेर के शासक मान सिंह जी प्रथम, अकबर के सबसे विश्वस्त व्यक्ति, उन्होंने मान महलों का निर्माण पुष्कर झील के किनारे अजमेर में करवाया। अभी वर्तमान वहां होटल संचालित है। सुख महलों की यदि हम बात करें तो जेत सागर झील जो एक तालाब का रूप है, बड़ा तालाब है जिसे झील भी कह सकते हैं, बूंदी में स्थित है। इसके किनारे बिल्कुल ये देखे महल आपके सामने बने हुए हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर कितने सुंदर और भव्य महल हैं। महलों का नाम है सुख महल। यहाँ पर जाते ही सुख की प्राप्ति हो जाती है, आनंद आ जाता है, इस वजह से इन महलों का नाम क्या है, सुख महल है। तो बिल्कुल आज का जो हमारी क्लास थी आनंद के साथ में हो गई बिल्कुल। यहाँ पर मित्रों को शेयर कीजिए, कोई विदेशी नहीं है, सभी यहीं के हैं, राजस्थान के हैं, बहुत अच्छी बात है ना। भारत में बिल्कुल देख सकते हैं, राजस्थान के पड़ोसी जो राज्य हैं वहां पर बिल्कुल क्लास देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों रूठ गई थी, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हमें बिल्कुल, क्यों रूठ गई थी। हर रानी के रूठने का कोई ना कोई कारण है, तो वो हम कभी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। आज हमने बूंदी जिला दर्शन की बात की, कल हम एक नए जिला दर्शन 12 या झालावाड़ की बात करेंगे। तब तक आप अनुमति दीजिए, क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ आप शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें। जो नए साथी इस क्लास को देख रहे हैं वो बिल्कुल यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जिला दर्शन संपूर्ण पुस्तक और जिला दर्शन से संबंधित सारे फैक्ट जो है वो क्लियर किए जाएंगे। अभी हम प्रश्नोत्तरी की बात कर रहे हैं बिल्कुल। एक बार सारे जिला दर्शन खत्म होने के बाद हम रिवीजन प्रश्नोत्तरी की भी बात करेंगे। सभी जिलों का जो हमने इतना पढ़ लिया है उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद में हम थ्योरी की क्लासों की बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो सभी का प्रणाम स्वीकार है और एक बार आप इस क्लास को शेयर जरूर करें, क्लास को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। कल हम एक नई क्लास के साथ मिलेंगे बिल्कुल।